सुप्रभातम। मैं डॉक्टर अनीता सतवान, एसोसिएट प्रोफेसर इन संस्कृत बीएनडी कॉलेज चिमनपुरा। इस नवीन सत्र में अपने सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, प्रथमतः हम ये जानेंगे कि हम कौन सा प्रश्न पत्र पढ़ेंगे और उसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर एमए उत्तरार्ध संस्कृत के सभी विद्यार्थियों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर हम तृतीय प्रश्न पत्र पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत कवि विशेष का अध्ययन है। उनमें मैं महाकवि भास, जो तृतीय पेपर का तृतीय ऑप्शन है, उसको मैं पढ़ाऊँगी। तो हम यहाँ पर कवि विशेष का अध्ययन करेंगे, जिसमें महाकवि भास का विशेषतः अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले जब हम कुछ भी पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो हम ये जानते हैं कि हम क्या पढ़ेंगे। और महाकवि भास को प्रारंभ करने से पूर्व हम थोड़ा ये जानेंगे कि महाकाव्य किसको बोलते हैं और महाकाव्य की श्रेणी में क्या क्या आते हैं। तो देखिए, संस्कृत काव्य साहित्य को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है, दृश्य काव्य एवं श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य वह होता है जिसका अभिनय किया जा सके, जो नेत्रों का सहारा लेकर हृदय को आनंदित करे। श्रव्य काव्य में केवल श्रवण ही मुख्य है, वह कानों के सहारे रसिक के चित्त को आनंदित करता है। दृश्य काव्य के अंतर्गत समस्त रूपक उपरूपक आते हैं, जिनकी एक सुदीर्घ परंपरा है। श्रव्य काव्य को के 3 उपभेद किए गए हैं, पद्य काव्य, गद्य काव्य एवं चंपू काव्य। पद्य काव्य वह होता है जो छंदोबद्ध लिखा गया है। छंदों विहीन वाक्यों की रचना जिसमें होती है, वह गद्य काव्य कहलाता है। गद्य एवं पद्य के सम्मिश्रण को चंपू कहा गया है। पद्य काव्य को पुनः 3 उपभेद किए गए हैं, महाकाव्य, खंड काव्य एवं मुक्तक काव्य। गद्य काव्य में भी प्रमुख उपभेद हैं, 3 उपभेद हैं, कथा, आख्यायिका एवं निबंध। काव्य संबंधी उक्त विभाजन को हम इस प्रकार कर सकते हैं। देखिए, नीचे एक विभाजन दिया गया है, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। तो प्रथमतः इसमें दिया गया है कि काव्य, फिर श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। तो दृश्य काव्य में केवल नाटक, यानी जिनको हम आँखों से या नेत्रों से देख सकते हैं, तो इसमें नाटक और रूपक इत्यादि आते हैं। लेकिन श्रव्य काव्य को पुनः विभाजित किया गया है, जिसमें पद्य, चंपू, गद्य। और पद्य को भी फिर 3 भागों में विभाजित किया गया है, महाकाव्य, खंडकाव्य, मुक्तक। गद्य को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, कथा, आख्यायिका एवं निबंध। तो देखिए, अभी हमने काव्य के जो विभाजन है उसके बारे में पढ़ा। अब हम काव्य के विभाजन, जिसमें हमने 2 मुख्यतः पढ़े थे, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। तो दृश्य काव्य के अंतर्गत नाटक आते हैं। हम जो महाकवि का अध्ययन करेंगे भास का, तो भास के द्वारा विभिन्न नाटक लिखे गए हैं। हम भास का परिचय आगामी वीडियो में करेंगे और उनके कृतित्व के विषय में भी हम चर्चा करेंगे और उनका गहन अध्ययन करेंगे। लेकिन पूर्व में ये जानना आवश्यक है कि भास का कृतित्व किस प्रकार का है। तो भास के द्वारा विभिन्न नाटक लिखे गए हैं और हम ये जानेंगे नाटक पढ़ने से पूर्व या भास का परिचय करने से पूर्व कि भास ने नाटक जो श्रव्य काव्य लिखे हैं, तो नाटक क्या होता है और उसके अंतर्गत किस प्रकार का वर्णन किया जाता है। तो देखिए, हमने प्रकाश डाला था कि संस्कृत साहित्य में अनेक विधाएं हैं। हम महाकाव्य, गीति काव्य एवं गद्य काव्य इन सब के बारे में थोड़ा अभी पढ़ चुके हैं कि ये श्रव्य काव्य की श्रेणी में आते हैं और दृश्य काव्य की श्रेणी में नाटक आते हैं, जिस पर अभी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम इस विषय में बात करते हैं कि संस्कृत साहित्य की अन्य विधाओं की अपेक्षा दृश्य काव्य होने से नाटक विधा विशिष्ट महत्व है। अर्थात
नाटक एक विशेष महत्व रखता है क्योंकि उसका रंगमंच पर मंचन किया जा सकता है, उसको देखा जा सकता है। इसे कवित्व की चरम सीमा मानकर आचार्य ने इसकी महत्ता सिद्ध की है, अर्थात नाटक को अत्यधिक महत्ता दी है। नाटकांतम कवित्वम, ये कवियों के द्वारा बोला गया है। आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र में प्रथम अध्याय में नाटक को तीनों लोकों के विशाल भावों का अनुकीर्तन कहा है, अर्थात तीनों लोकों के भावों का समावेश इसके अंतर्गत किया जाता है तथा इसे सार्ववर्णिक पंचम वेद बताया है। हम जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारी संस्कृति में वेदों की कितनी महत्ता है और नाटक को पंचम वेद का स्थान मिलना एक महत्व की ही बात है, जो कि अत्यधिक महत्व को यहाँ पर दर्शाता है। भरत के अनुसार ऐसा कोई ज्ञान, शिल्प, विद्या, योग एवं कर्म नहीं है जो नाटक में ना दिखाई पड़े। उन्होंने नाट्य शास्त्र में लिखा है, न तज्ज्ञानम न तत्शिल्पम न सा विद्या न सा कला न स योगः न तत्कर्मः नाट्ये अस्मिन् यत्र दृश्यते। अर्थात ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, न कोई शिल्प है, न सा विद्या, न ऐसी कोई विद्या है, न स योगः, न ऐसा योग है, न तत्कर्मः, न ही ऐसा कोई कर्म है जो नाटक में दिखलाई ना पड़े। अर्थात नाटक में इन सभी भावों का, दृश्यों का, वस्तुओं का समावेश है। अब नाटक की उत्पत्ति और उसके विकास के ऊपर हम थोड़ा प्रकाश डालते हैं। साहित्य के नितांत महत्वपूर्ण अंग नाट्य की भारत में उत्पत्ति किस प्रकार हुई, किन कमनीय उपादानों से परितुष्ट होती हुई नाट्य कला जन्म लेकर विकसित हुई, आदि प्रश्नों पर विद्वानों ने मैं मतैक्य नहीं है, यानी बहुत सारे विचार इस विषय में हमारे समक्ष आते हैं। भारतीय परंपरा नाटक की उत्पत्ति जहाँ दैवीय स्वीकार करती है, वहाँ पाश्चात्य विद्वानों ने नाटक के विभिन्न तत्वों तथा समाज और प्रकृति के विभिन्न विकासशील परिवर्तनों के आधार पर संस्कृत नाट्य उत्पत्ति के भिन्न भिन्न सिद्धांत प्रस्तुत करे हैं। अर्थात हम ये जान रहे हैं कि भारतीय संस्कृति नाटक की उत्पत्ति दैवीय से स्वीकार करती है, लेकिन पाश्चात्य विचारकों ने इसके बारे में भिन्न भिन्न सिद्धांत प्रस्तुत करे हैं। तो वादे वादे जायते तत्वबोधः, हम ये उक्ति बोलते हैं कि अनुसार विभिन्न मत मतांतरों से ही नाट्य उत्पत्ति संबंधी कोई स्पष्ट धारणा निर्मित हो सकती है, लेकिन हम उनको बहुत गहराई से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम हमारी जो कवि विशेष का अध्ययन करने जा रहे हैं, उस कवि के बारे में विशेषतः उनके ऊपर हम प्रकाश डालेंगे या उसको हम प्रारंभ। नेक्स्ट हम भास के विषय में चर्चा करते हैं। तो संस्कृत कविता कामनी के हास भास का नाम संस्कृत नाटक के इतिहास में बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। डॉक्टर वचनदेव कुमार के मतानुसार अंग्रेजी के विश्वबंद नाटककार शेक्सपियर के निर्माण की पृष्ठभूमि के रूप में जिस प्रकार मार्लो ने कार्य किया, ठीक उसी प्रकार कवि कुल गुरु कालिदास के विकास की प्रस्तावना भास ने प्रस्तुत की। भास कितने लोकप्रिय नाटककार थे, इसका अनुमान तो कालिदास के मानविका अग्निसूत्र के कथन से ही हो जाता है। प्रथित यशसां भास सौमिल्य कवि पुत्रादीनां प्रबन्धान् अतिक्रम्य कथम वर्तमानस्य कवे कालिदासस्य कृतो बहुमानः। अर्थात भास सौमिल्य कविपुत्र जैसे ख्याति प्राप्त नाटककारों की कृतियों के रहते हुए इस कालिदास को किस प्रकार समादर प्राप्त होगा। कालिदास ने ये बात मालविका अग्निमित्र में लिखी है। भास को संस्कृत नाट्य साहित्य का जनक कहा गया है। नाटककार के रूप में इनका जन्म अत्यंत
प्राचीन काल से ही अत्यंत प्रसिद्ध है। वाण ने अपने हर्षचरित में भास के नाटकों की उनकी विशेषताओं को समाहित करा है, जिसमें उनको ये यश लाभ मिला है। सूत्रधार कृत आरंभे नाटकैर्बहुभूमिकैः सपताकैर्यशो लेभे भासो देवकुलेरिव। जयदेव ने प्रसन्न राघव की प्रस्तावना में भी इन्हें कविता कामनी का हास कहा है। भासो हासः कवि कुल गुरुहु कालिदासो विलासः। तो इस तरह से विभिन्न विद्वानों ने भास के नाटकों की प्रशंसा करी है और भास को एक महान नाटककार की ख्याति प्राप्त है। हम अगली वीडियो में भी भास विरचित भास का परिचय, भास के बारे में और भास की कृतियों के बारे में जानेंगे। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।